इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि जो दीर्घ स्वर होता है अर्थात वह स्वर होता है जहां पर ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या दो मात्रा का समय लगता है, ऐसे स्वर को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, अर्थात इसकी संख्या 7 ही मानी जाती है। यदि हम पुल्ल स्वर की बात करें, पुल्ल स्वर वह स्वर होता है जिसका उच्चारण करते समय दीर्घ मात्रा से अधिक समय लगता है, ऐसे स्वर को हम पुल्ल स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर जो है नाटक के संवाद करते समय किया जाता है। हे राम, ओ, ये सब शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वह दीर्घ स्वर के अंतर्गत पुल्ल स्वर के अंतर्गत किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि जो था यहाँ पर मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 बताई गई। पहला है कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है पुल्ल स्वर। पुल्ल स्वर वह स्वर होता है जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, कम मात्रा का समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वह स्वर होता है जिसमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। पुल्ल स्वर वह स्वर होता है जिनका उच्चारण जो है दीर्घ स्वर से अधिक लगता है समय, और इसका प्रयोग अधिकतर जो होता है नाटक के संवादों में किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पुल्ल स्वर कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जीव के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। तो जीव के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों की संख्या 3 बताई गई है। कौन कौन से हैं? पहले इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। जीव के आधार पर भी स्वरों की संख्या 3 बताई, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीव के प्रयोग के आधार पर यदि हम देखें, इसके आधार पर भी स्वरों की संख्या 3 बताई गई। कितनी? 3 बताई गई। कौन कौन से? पहला कौन सा है? अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि मात्रा का आधार पर स्वरों की संख्या 3 बताई गई थी। अब हम लोग देखेंगे कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या भी 3 होती है। पहला हम लोगों ने पढ़ा अग्र स्वर क्या है, जानेंगे। दूसरा जानेंगे मध्य स्वर क्या होता है। तीसरा हम लोग जानेंगे कि पश्च स्वर क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि अग्र स्वर क्या होता है और मध्य स्वर क्या होता है और पश्च स्वर क्या होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मतलब ये आगे वाला भाग, ये वाला जो भाग है, जिन शब्द के उच्चारण में जीभ का ये वाला हिस्सा जो काम करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? अग्रस्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्रस्वर। ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें जीभ का ये अगला वाला जो हिस्सा है इसका प्रयोग किया जाता है? तो हम जानेंगे। छोटा ई, कौन कौन से? छोटा ई, बड़ा ई, ए और ऐ। कौन कौन से स्वर हैं? छोटा ई, बड़ा ई, ए और ऐ। इसको एक बार हम बोल के देखें, उच्चारण करके देखें। ई ई ई। जब हम ई बोलते हैं तो ये हमारे जीभ का जो अगला वाला हिस्सा है ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ई ई ई। अगर हम ई ऐसे ना बोले तो नहीं बोल पाएंगे। ई। बड़ी ई की बात करें तो बड़ी ई भी ऐसे। ए। जब ए करेंगे तो ये वाला हिस्सा देखिए, आगे वाला हिस्सा जो है इससे हम बोल रहे हैं। ए। अग्रस्वर वह स्वर होता है जिनका उच्चारण जीभ के अगले वाले हिस्से से किया जाता है, ऐसे स्वर को हम अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण जीभ के मिडिल पॉइंट अर्थात बीच वाले हिस्से से, आ वाले हिस्से से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ। जब छोटा आ का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे या उच्चारण करेंगे आ, तो आ का जब आ करते हैं तो ये जीभ का बिचला वाला हिस्सा जो काम करता है ये मध्य स्वर कहलाता है।
पश्च स्वर क्या होता है? पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते जीभ का पिछला वाला हिस्सा, अर्थात जो यहाँ लगा है, ये वाला हिस्सा जब काम करता है तो ये पश्च स्वर कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं पश्च स्वर के अंतर्गत? कौन से? बड़ा उ, कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ा उ, ओ और औ। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ा उ, औ और आ, आंग वाला, ये चंद्रमा वाला आ। अर्थात पश्च स्वर वह स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा के ये अंतिम भाग काम करता है। जैसे बड़ा आ, जब आ करते हैं तो पूरा हमारा मुंह खुल जाता है और जीभ का जो अंतिम छोर होता है वो काम करता है। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीभ के अंतिम भाग से उसका उच्चारण होता है, ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? या पिछले हिस्से से उसका उच्चारण होता है तो ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 5 है। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ा उ, ओ, औ और चंद्रमा वाला आ, ठीक, चांद वाला। अर्थात हम लोग देखा कि जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 3। अग्र स्वर, मध्य स्वर। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से मध्य स्वर है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आप बताइएगा छोटा आ जो है ये क्या है? ये मध्य स्वर है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लगभग वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छोटा आ बड़ा आ में दोनों बहुत कंफ्यूज लोग रहते हैं कि छोटा आ मध्य स्वर है कि बड़ा आ है। तो छोटा जो मध्य स्वर है और बड़ा जो कौन सा है? ये पश्च स्वर है। तो हम लोग पहला पढ़े कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। दूसरा हम लोग पढ़ें कि जीभ के आधार पर या जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि जीभ के उठने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। तो जीभ के उठने के आधार पर जो स्वरों की संख्या काउंटिंग बताई गई है वह 3 प्रकार से बताई गई है। पहला है समृद्ध, दूसरा है अर्धसमृद्ध, तीसरा है अर्धनिवृत्त, चौथा है निवृत्त। तो हम जानेंगे एक एक करके कौन कौन से हैं। जीभ के उठने के आधार पर जो स्वरों का निर्धारण किया गया है वो कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है? समृद्ध, दूसरा अर्धसमृद्ध, अर्धसमृद्ध, तीसरा अर्धनिवृत्त, अर्धनिवृत्त और चौथा है निवृत्त। ये जीभ के उठने के आधार पर है, जिस स्वरों का प्रयोग जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का निर्धारण किया गया। जीभ के उठने के आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का जो निर्धारण किया गया 3 प्रकार से, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धनिवृत्त और निवृत्त। तो समृद्ध के अंतर्गत छोटा ई, बड़ा ई, छोटा उ और बड़ा उ आता है। कौन कौन से? छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ। जबकि अर्धसमृद्ध के अंतर्गत ए और औ आते हैं। कौन कौन से? ए और औ आते हैं। कौन? अर्धसमृद्ध के अंतर्गत छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ। जबकि अर्धसमृद्ध के अंतर्गत ऐ और ओ आते हैं। कौन कौन से? ऐ और ओ। अर्धनिवृत्त के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अर्धनिवृत्त के अंतर्गत आ, ऐ, ओ, औ। देखिए, अर्धनिवृत्त के अंतर्गत छोटा आ, ए, औ और चंद्रमा वाला आ, ठीक। समृद्ध के अंतर्गत छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ। अर्धसमृद्ध के अंतर्गत ए, ओ। अर्धनिवृत्त के अंतर्गत छोटा आ, ए, औ और चंद्रमा वाला क्या? आ का प्रयोग। जबकि निवृत्त के अंतर्गत बड़ा आ का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निवृत्त स्वर कौन से हैं तो आप तुरंत बताइएगा कि बड़ा जो क्या है निवृत्त है, और इसे हम पश्च स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने 3 टॉपिक देखा स्वर का। कौन सा? पहला था मात्रा के आधार पर, दूसरा था जीभ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा है जीभ के उठने के आधार पर। अब जो तीसरा टॉपिक हम मुख्य पढ़ेंगे, इसका टॉपिक वो होगा
ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? एक होता आवृत्तमुखी, दूसरा होता है वृत्तमुखी। कौन कौन से? एक होता आवृत्तमुखी, दूसरा होता है वृत्तमुखी। तो आवृत्तमुखी क्या होता है और वृत्तमुखी क्या होता है? ओठों के प्रयोग के आधार पर, ओठों के स्थिति के आधार पर, ओठों के स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या 2 बताई गई है। एक होता आवृत्तिमुखी, दूसरा होता है वृत्तमुखी। कौन? पहला क्या है? आवृत्तमुखी, दूसरा होता है वृत्तमुखी। दूसरा क्या होता है? वृत्तमुखी। हम जानेंगे कि आवृत्तमुखी क्या होता है और वृत्तमुखी क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जिन स्वर का उच्चारण करते समय होठ जो होता है वो गोलाकार नहीं होता या गोल नहीं होता है या वृत्त के समान उसका आकार नहीं बनता है, ऐसे स्वर को हम आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। कौन कौन से? ए और ऐ। अर्थात 2 2 4 2 6 प्रकार के स्वर ऐसे हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय हमारा जो ये ओठ है वह वृत्ताकार रूप धारण नहीं करता, अर्थात जो वृत्त के समान मुख नहीं बनाता जिन स्वरों का उच्चारण करते समय। तो ऐसे स्वर को हम आवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे आ, जब आ बोलते हैं तो देखिए जो हमारा ये होठ है ये वृत्त के समान नहीं बनेगा। बड़ा आ, जब बड़ा आ करेंगे तब भी नहीं बनेगा। छोटी ई बोल के देखिए प्रोनाउंसिएशन करके या उच्चारण करके ही हम स्वरों का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन वृत्तमुखी और कौन आवृत्तमुखी है। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। ये हमारे 5 प्रकार के हैं जो आवृत्तिमुखी क्या माने जाते हैं? आवृत्तमुखी स्वर माने जाते हैं। जबकि अगर हम कहें वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं, वे स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे ऊ, जब बोलते ही हमारा ओठ जो है वृत्त के समान एक आकार बना लेता है। ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ और ये चांद वाला। अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओठ की जो स्थिति है, ओठ की स्थिति के आधार पर हम स्वर बता रहे हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ये ओठ वृत्त के समान रूप धारण करता है, ऐसे स्वर को हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ओठ के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या 2 है। आवृत्तमुखी, दूसरा होता है वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी वह होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। इनका उच्चारण करते समय ओठ जो है वृत्त के समान नहीं होता है, इसलिए इसे आवृत्तमुखी कहते हैं। और जिनका उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ वृत्त के समान रूप धारण कर ले तो ऐसे स्वर को हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो आवृत्तमुखी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि 6 प्रकार के स्वर ऐसे हैं जो आवृत्तमुखी होते हैं। पहला छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। जबकि वृत्तमुखी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चौथा टॉपिक है इसका है हवा के नाक व मुंह के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। इसे हम लोग पढ़ेंगे निरानुनासिक स्वर क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, या अनुस्वार स्वर क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्या हम लोग पढ़ेंगे हवा नाक व मुंह के निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर
मुख से निकलने के आधार पर यदि हम स्वरों का डिवीजन करें तो एक होता है निरानुनासिक स्वर, निरानुनासिक, या जिसे हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है, निरानुनासिक स्वर, या इसे हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक स्वर भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती, किससे? मुंह से निकलती है, ऐसे स्वर को निरानुनासिक स्वर या मौखिक स्वर कहते हैं। जैसे जब हम आ बोलते हैं, आ, इसका जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय आ स्वर का जब उच्चारण करेंगे तो जो वायु निकलती है सो सिर्फ मुंह से निकलती है। आ, ई, अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा सिर्फ किससे निकलती है? मुंह से निकलती है, ऐसे स्वर को निरानुनासिक स्वर या मौखिक स्वर कहते हैं। दूसरा है अनुनासिक स्वर। क्या है? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। किससे निकलती है? नाक से। पहला था सिर्फ मुंह से निकलती है, दूसरा है सिर्फ नाक से निकलती है। वे कौन कौन से हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं चांद, चांद जब बोलते हैं तो ये हवा जो है नाक से निकलती है। तो आंचल, आंचल जब हम बोलते हैं, चंचल जब बोलते हैं ना, देखिए नाक से द्वारा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो जैसे ये वाला चांद वाला, ये वाला, अर्थात ये भी 3 प्रकार के होते हैं। चंद्रमा के आधार पर या एक के ऊपर चंद्रमा के आधार पर, कहने का मतलब है वे स्वर जिनका उच्चारण जो है में हवा नाक से निकलती है, ऐसे स्वर को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे स्वर को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो हवा के नाक व मुख के आधार पर हम लोगों ने देखा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये था चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट हमारा था कि घोषत्व के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। घोष का अर्थ है स्वतंत्र तंत्रियों में श्वास का कंपन कराना, या जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करेंगे कि किस आधार पर हम उच्चारण के आधार पर कि कैसे जानेंगे कि यह वायु नाक के द्वारा निकल रहा है या मुख के आधार पर। अर्थात 5वां जो पॉइंट है वह है घोषत्व के आधार पर या कंपन के आधार पर हम जानेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत।